जी, आज का हमारा टॉपिक है पाइथन में बिल्ट इन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इससे पहले हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होता है जो पाइथन वालों ने पहले से बना दिया है, ठीक है, और उनको पाइथन लैंग्वेज में उन्होंने ऐड कर दिया है। हमने सिर्फ क्या करना है, उनको कॉल करना है और यूज करना है, हमें उन्हें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं? बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। पाइथन लैंग्वेज में मल्टीपल बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ को हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट फंक्शन। व्हाट इज एब्सोल्यूट फंक्शन? ये नाम से ही जाहिर है किसी न्यूमेरिक नंबर का एब्सोल्यूट रिटर्न करता है, ठीक है। जैसे मैंने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है, मैं अभी आपको इसको रिजल्ट दिखा देता हूं कि यहां पे इंटीजर इज इक्वल टू -20। हमने डिफाइन किया वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या दे दी? -20। नीचे मैंने कहा फ्लोटिंग इज इक्वल टू -20.83। फिर मैंने कहा प्रिंट एब्सोल्यूट ऑफ -20 इज एब्सोल्यूट ऑफ इंटीजर, एब्सोल्यूट ऑफ -40.3 इज -40, चलो 40 कर देते हैं, 83 इज एब्सोल्यूट ऑफ फ्लोटिंग, ठीक है। अब क्या होगा? एब्सोल्यूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमें पता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए? +20 और +40.83, क्योंकि मैंने एब्सोल्यूट फंक्शन इस्तेमाल किया है। मैं रन करके देखता हूं। तो आफ्टर कंपाइलेशन पाइथन हमें इसका रिजल्ट दे रहा है कि जी -20 का एब्सोल्यूट +20 है और -40.83 का एब्सोल्यूट +40.83 है। दैट्स ऑल। इतनी सी बात है एब्सोल्यूट निकालना। फिर जी ऑल फंक्शन, ठीक है। ऑल फंक्शन इसलिए होता है कि किसी इटरेबल ऑब्जेक्ट की तमाम वैल्यूज को आपके सामने ले आए। इटरेबल ऑब्जेक्ट कौन सी होती है? आपको पता है जी, स्ट्रिंग होती है, लिस्ट होती है, सेट होता है, डिक्शनरी होती है। इन सबको क्या कहते हैं? ये क्या है? इटरेबल ऑब्जेक्ट हैं। और उनकी सारी वैल्यूज को रिटर्न करवाने के लिए आप क्या करते हैं? ऑल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे मैंने कहा k बराबर है 1 3 4 6 के, प्रिंट ऑल ऑफ k। इसका क्या मतलब है कि k की तमाम वैल्यूज को प्रिंट कर दो, ठीक है। तो छोटा सा फंक्शन है, कुछ इतना खास नहीं। बाइनरी फंक्शन bin जो होता है ये प्रीफिक्स के साथ 0 b के साथ वैल्यू को रिटर्न करवाता है, बाइनरी कोड में वैल्यू को रिटर्न करता है। बस इसका इतना सा फंक्शन है। यहां मैंने दो छोटा सा प्रोग्राम है, बिल्कुल 2 लाइनों का प्रोग्राम में एक्सप्लेन भी कर देता हूं, एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं। प्रोग्राम क्या है जी? x इज इक्वल टू 10 और y में मैंने कहा बाइनरी ऑफ x, और फिर पाइथन से मैंने कहा प्रिंट y, ठीक है। तो आंसर में कुछ इस तरह का आएगा। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। 0b 1 0 1 0, ठीक है। उसने 10 का बाइनरी निकाल दिया और हमें बाइनरी का आंसर क्या दे रहा है? 1 0 1 0, ठीक है। चलें जी, 0b जो होता है ये इसका कोड होता है, वैसे आंसर 1 0 1 0 होता है, ठीक है। पाइथन का बूलियन वेरिएबल के बारे में हम वेरिएबल के टॉपिक में भी डिस्कस कर चुके हैं कि बूलियन वो चीज होती है जिसके 2 ही आंसर होते हैं, या ट्रू या फॉल्स, या यस या नो, ठीक है। तो यहां पर एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें बूलियन के बारे में बात की गई है। पहले प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। टेस्ट नाम की एक लिस्ट बनाई जो कि एम्प्टी है। प्रिंट test1 इज बूलियन ऑफ test1। फिर हमने कहा test1 इज इक्वल टू 0, प्रिंट test1 इज बूलियन ऑफ test1। फिर हमने कहा test1 इज इक्वल टू 0.0, प्रिंट test1 इज बूलियन ऑफ test1। test1 इज इक्वल टू नन, test1 इज इक्वल टू ट्रू, और सबके साथ हमने यही किया। तो रिजल्ट में या हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आएगा, और फॉल्स होगी तो आंसर, अब पहले का आंसर फॉल्स आ रहा है क्योंकि लिस्ट क्या थी? खाली थी। दूसरे का आंसर ट्रू आ रहा है क्योंकि उसमें एक वैल्यू है 0। तीसरे का आंसर फिर फॉल्स आ रहा है क्योंकि उसमें लिस्ट का ब्रैकेट नहीं पड़ा हुआ। चौथे का आंसर नन में भी फॉल्स आ रहा है क्योंकि वहां भी ब्रैकेट नहीं है। पांचवें में ट्रू है लेकिन ब्रैकेट नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या आना चाहिए?
फॉल्स, ठीक है। और ये है हमारे पास बुलियन का रिटर्न लेना, ठीक है। फिर आ गया बाइट, ठीक है। जैसे हमने बाइनरी रिटर्न किया, 10 रिटर्न किया, उसी तरह किसी चीज का बाइट एरे रिटर्न करवाना हो तो बाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखते हैं ये क्या है। एक छोटा सा प्रोग्राम हमारे पास पाइथन में मौजूद है, इसका स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, ठीक है। एरे इज इक्वल टू बाइट्स ऑफ स्ट्रिंग कॉमा UTF-8 प्रिंट एरे। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि ये एरे हमें क्या रिटर्न देता है। तो इसने कहा बी हेलो वर्ल्ड और उसके बाइट्स हमें वैसे बाइट्स दिखाने चाहिए 10 की फॉर्म में। उसके बाद है जी कॉलेबल फंक्शन। कॉलेबल का मतलब है कि वो फंक्शन जिसकी वैल्यू को कॉल किया जाए, ठीक है। नाम ही कॉलेबल है, ठीक है। तो यहां पे जैसे कह रहा है x इज इक्वल टू 8 प्रिंट कॉलेबल ऑफ x, तो आंसर 8 ही आएगा, ठीक है। दिखाने की जरूरत नहीं है, तो इजी सा है। कंपाइल, कंपाइल फंक्शन जो होता है ये आपका सोर्स कोड लेता है, यानी प्रोग्राम लेता है, ठीक है, और आपको ऑब्जेक्ट कोड यानी मशीन कोड रिटर्न करता है, ठीक है। जैसे यहां पर हमने एक छोटे से प्रोग्राम में इस तरह की बात की है, जरा देखते हैं कि ये क्या करता है। यहां पे हमने कहा कोड अंडर द स्कोर स्ट्रिंग इज इक्वल टू, इसमें हमने एक स्ट्रिंग लिख दी है, ठीक है। और कोड इज इक्वल टू कंपाइल कोड अंडर द स्कोर स्ट्रिंग sum.py.ex, ठीक है। और आखिर में हमने इसको प्रिंट करवा लिया। रन करके देखते हैं कि हमें रिटर्न में क्या आता है। कहता है जी इसका सम इज इक्वल टू 15 है और क्लास क्या है, कोड है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम आ गया जो कि हमें एक्सप्लेन कर रहा है कोड का। ये सम अभी हम यूज करके आ चुके हैं। एनी फंक्शन, एनी फंक्शन इसलिए होता है कि ये हमें रिटर्न्स ट्रू इफ एनी आइटम इज इटरेबल इज ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। मिसाल के तौर पर हमें कहता है L इज इक्वल टू 4320 प्रिंट एनी L, ठीक है। एनी L का मतलब है कोई भी एक वैल्यू जो इस L लिस्ट के अंदर मौजूद हो। फिर कहता है L इज इक्वल टू 0 और फॉल्स प्रिंट एनी ऑफ L। और मुख्तलिफ कंडीशंस में हमने इस लिस्ट के साथ एनी फंक्शन को इस्तेमाल किया है। चलें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमें रिटर्न में क्या मिलता है। अब यहां पे फर्स्ट एनी का रिजल्ट हमें ट्रू आ रहा है कि इसके अंदर 4320 है, सारी वैल्यूज ही हैं। दूसरे एनी का रिजल्ट हमें फॉल्स आ रहा है। क्यों फॉल्स आ रहा है कि इसमें एक 0 है और दूसरा फॉल्स है। तीसरे का हमें रिटर्न आ रहा है 0, फॉल्स और 5। इसके अंदर फॉल्स तो मौजूद है लेकिन 2 वैल्यूज हैं, इनिशियल भी और फाइनल भी, तो ये हमें ट्रू मिल रहा है। और चौथे में लिस्ट हमारी खाली है तो एनी का रिजल्ट हमें क्या आ रहा है, फॉल्स, ठीक है। ये हो गया एनी फंक्शन। फिर आस्की फंक्शन किसी चीज की आस्की रिटर्न करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहां पे एक छोटा सा प्रोग्राम इसको लेते हैं और इसको लेके पाइथन में ले जाते हैं, फिर अंडरस्टैंड करते हैं। यहां पे जी नॉर्मल टेक्स्ट, पाइथन इज इंटरेस्टिंग, प्रिंट आस्की ऑफ नॉर्मल टेक्स्ट। अदर टेक्स्ट, पाइथन इज इंटरेस्टिंग, प्रिंट आस्की ऑफ अदर टेक्स्ट। प्रिंट XF6n इज इंटरेस्टिंग। और अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या ये आस्की हमें रिटर्न के तौर पर देगा। तो यहां पे हमें इसने तीनों का आंसर दे दिया, आस्की इज इंटरेस्टिंग, XF इज इंटरेस्टिंग, पाइथन इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कि आस्की कोड कैसे रिटर्न करेगा। बाइट एरे, बाइट की फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करता है eval, ठीक है। parses an expression and passes and return the Python code within the program। कुछ खास फायदा नहीं। मिसाल के तौर पर x is equal to 8 है तो print eval of x plus 1, तो हमें पता है 8 plus 1 क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। फ्लोट फंक्शन फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करने के लिए, और इस तरह मुख्तलिफ और फंक्शंस हैं, ठीक है। जैसे फ्रोजन सेट फंक्शन है, ठीक है।
ये इम्यूटेबल फ्रोजन सेट की वैल्यू को रिटर्न करने के लिए इस्तेमाल होता है। गेट एट्रीब्यूट फंक्शन है, किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज देखने के लिए इस्तेमाल होता है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए हुए हैं। ग्लोबल फंक्शन है, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करने के लिए इस्तेमाल होता है। एच हैज एट्रीब्यूट फंक्शन भी एट्रीब्यूट रिटर्न करने के लिए इस्तेमाल होता है। ITR इटरेबल फंक्शन रिटर्न करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी लिस्ट वगैरह की वैल्यू के लिए। LEN किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं ये देखने के लिए इस्तेमाल होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए। लिस्ट डिफाइन करने के लिए होता है। लोकल वेरिएबल डिफाइन करने के लिए होता है। मैप फंक्शन है, मैप किस में इस्तेमाल होता है जी, सेट में इस्तेमाल होता है, दो सेट्स को आपस में मैपिंग करने के लिए, ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन और इस तरह का। मेमोरी व्यू, ठीक है, ये हमारी ऑब्जेक्ट की मेमोरी शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इस तरह पाइथन लैंग्वेज में अगर आप बिल्ट इन फंक्शंस को देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा हैं। मेरा ख्याल से जितने हमने डिस्कस कर लिए काफ़ी हैं, बाकी आपके नोट्स में मौजूद हैं, इनको एक नज़र आप लोगों ने देख लेना है ताकि पेपर के अंदर अगर इनमें से कोई आ जाता है तो आप उसका आंसर दे सकें। हर फंक्शन के साथ मैंने एक कोड एग्जाम्पल भी दी हुई है, ठीक है। तो बिल्ट इन फंक्शंस के बाद पाइथन में एक और फंक्शन आ जाता है, इसके बारे में हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी। और फिर आज के टॉपिक में हमारे पास लैम्डा फंक्शन, ठीक है, लैम्डा फंक्शन भी कहते हैं इसको, एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। वो फंक्शन जिसको बगैर DEF के कीवर्ड के डिफाइन किया जाए उसको लैम्डा फंक्शन कहा जाता है। लैम्डा फंक्शन के लिए डिफाइन करने के लिए जो आप कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं वो लैम्डा होता है, ठीक है। लैम्डा का कीवर्ड इस्तेमाल करके आप लैम्डा फंक्शन को डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर यूं लिखते हैं इसे, लैम्डा आर्गुमेंट्स और आगे उसकी एक्सप्रेशन। अब यहां पे एक कोड है, ऐड का प्रोग्राम, 2 लाइंस का कोड है। एक्सप्लेन करता हूं पाइथन में। ऐड लैम्डा नम कॉलन नम प्लस 4 और प्रिंट ऐड ऑफ 6। तो नम की जगह पर क्या स्टोर हो जाएगा, 6 स्टोर हो जाएगा। आंसर क्या आना चाहिए, 6 + 4 10, ठीक है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो हमें 10 आंसर मिल रहा है जी, बिल्कुल करेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन में भी काम वही किया जो फंक्शन करता है, यानी हमसे वैल्यू लेता है और हमें कोई आंसर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। बट ये लैम्डा फंक्शन है, ठीक है, ये अनडिफाइंड फंक्शन है, इसको DEF के साथ डिफाइन नहीं किया गया। और वो फंक्शन जिसको DEF के साथ डिफाइन करें वो स्टैंडर्ड फंक्शन होता है। ये इन दोनों का फर्क भी है। अक्सर औकात पेपर में ये इतनी सी बात आती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैम्डा एंड DEF function, या what is the difference between standard function and lambda function? Standard function is always defined by DEF while lambda is defined by lambda keyword, okay. Lambda is called anonymous function and standard function is called standard function. That's all. function के हवाले से हमारी बात यहां पे आके मुकम्मल हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह कल बात करेंगे।